इसमें हम लोग बताना इज द आउटपुट ऑफ डिवीजन रेशनल और इरेशनल। ये जो वैल्यू आई है 0.6899 ऐसे कुछ भी वैल्यू आ रही है, ये रेशनल है कि इरेशनल है। अब इसको समझने के लिए तुम लोग को मैं फिर बता रहा हूं कि रेशनल की प्रॉपर्टी जानना बहुत जरूरी होती है। रेशनल की प्रॉपर्टी मैंने क्या समझा रखी है कि तो यार हम लोग को एस्टेरिस्क से शुरू करना है और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हुए सारे नंबर्स को पता करना है और हर एक नंबर पे जो भी अल्फाबेट असाइन है उसकी वैल्यू बताना। लाइक कक्षा के साथ पढ़ सीनियर्स को भी सब्सक्राइब कर लो ताकि हम रहें 10th के साथ भी और 10th के बाद भी। क्या हाल पढ़ ले गैंग, आई होप आप सब बढ़िया होंगे। और भैया ये सामने कॉम्पिटेंसी 101 क्या दिख रहा है और इसकी क्या जरूरत है? तो भाई देखो जरूरत तो है, बिकॉज लास्ट ईयर जो हमारे स्टूडेंट्स थे उनकी जो मेजर प्रॉब्लम थी वो थी कि एग्जाम टाइम में कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन से कैसे डील किया जाए। तो भाई यही प्रॉब्लम को देखते हुए क्लास 10th का बेस्ट बैच जिसमें कि हम लोग कर रहे होंगे चैप्टर वाइज मोस्ट एक्सपेक्टेड कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व। और इस पूरे सीरीज में हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स के चैप्टर बाय चैप्टर प्रॉपर सीरीज में एक एक क्वेश्चंस को करेंगे सॉल्व। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला चैप्टर जो कि है रियल नंबर, इसमें किस टाइपोलॉजी के क्वेश्चंस होंगे। तो करना क्या है, पेन और कॉपी लेके बैठ जाओ मेरे साथ, बिकॉज मैं सॉल्यूशन कराने वाला भी हूं और समझाने वाला भी हूं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी। तो भाई हमारे सामने जो पहला क्वेश्चन है वो है एमसीक्यू का, और क्वेश्चन देख के समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। विच ऑफ दीज इज द एलसीएम ऑफ 720 एंड 900? यहां पे कह रहा है कि 720 और 900 का एलसीएम कौन सा है इस चार ऑप्शन में से। तो कितना सिंपल क्वेश्चन है, हम लोग क्या करेंगे 720 का और 900 का फैक्टर निकाल लेंगे। ठीक है, निकाल लेते हैं भैया। फैक्टर ऑफ 720 एंड 900 कैसे निकालेंगे, मैं स्टेप बाय स्टेप बोला हूं करने के लिए, तो मैं सॉल्व करके भी दिखाऊंगा। 720 इसको मैं 2 से फैक्टर करता हूं। 2 3 2 6 2 0 2 1 0 2 9 2 45 3 15 3 5 एंड 5 1। सिमिलरली अब मैंने देखो 720 का फैक्टर निकाल लिया, मैं निकालता हूं अब 900 का 2 से। 2 2 2 2 5 3 से, 3 7 3 5 3 2 3 5 5 5 एंड 5 1। देखिए दोनों का फैक्टर हम लोग निकाल चुके हैं, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ। 720 का क्या है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। वैसे ही 900 का भी कर लेते हैं। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। अब देखिए ये हमारे सामने दोनों नंबर्स का फैक्टर आ चुका है। अब क्या करना है, हम लोगों को एलसीएम फाइंड करना है। आई होप कि आप लोग को पता होगा कि एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं। नहीं पता तो मैं फिर भी बता देता हूं। हम लोग क्या करेंगे कि 720 और 900 में से देखेंगे कि 2 की पावर सबसे ज्यादा कहां पे है। तो 2 की पावर 720 में ज्यादा है जो कि है 2 की पावर 4। तो मैं क्या करूंगा, इसको पूरा उतार दूंगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब पता करेंगे 3 की पावर किस में ज्यादा है, जो कि है 720 में ही। तो मैं क्या करूंगा 3 की पावर 2 रख दूंगा 3 इंटू 3। वैसे ही 5 की पावर देखिए 900 में ज्यादा है, यहाँ पे 5 2 बार मल्टीप्लाई हुआ है, तो यहाँ पे मैं 5 इंटू 5 कर दूंगा। और इसको सॉल्व करते देखते कितना आता है। ट्राई करिए आप लोग, जल्दी से आंसर बताइए कितना आएगा। मैं भी कैलकुलेट करता हूँ। 2 इंटू 2 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 16 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 48 एंड 48 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 144 एंड 144 इंटू 25 दैट इज इक्वल टू 3600। हमारे सामने जो आंसर आ रहा है वो है 3600। अब देखते कि क्या ये 3600 ऑप्शन में है कहीं। यस ऑब्वियसली ऑप्शन सी, ये हम लोगों का जो ऑप्शन सी है ये करेक्ट ऑप्शन है। तो ठीक है, समझ में आ गया ना कितना इजी अप्रोच था इस क्वेश्चन का। बस हम लोग को ये चीज पता करना था कि इन दोनों का एलसीएम क्या है। तो एलसीएम बेसिक हम लोग यही रूल और अप्रोच फॉलो करते हैं सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ जो है क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 को रीड करो, देखो क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर। अब भाई देखो ये सॉल्व करने के लिए तो तुम लोगों को पता होना होगा कि रेशनल कैसे होता है और इरेशनल कैसे होता है। तो रेशनल की हम लोग एक प्रॉपर्टी पढ़ रखे हैं कि रेशनल में जो भी नंबर्स होते हैं वो p बाई क्यू के फॉर्म में होते हैं। रेशनल नंबर्स आर ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ p बाय क्यू वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। अब देखो अगर q 0 के इक्वल आ जाएगा तो ये हम लोगों का एक इरेशनल या फिर एक इनएप्रोप्रिएट नंबर हो जाएगा। तो ये जो रेशनल नंबर है ये हम लोगों की p बाई क्यू के फॉर्म में होता है, और यहाँ पे जो यहाँ पे जो q है वो 0 के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, तो अब देखते हैं अपने चारों ऑप्शन को। चारों ऑप्शन में हम लोग पहले ऑप्शन को सॉल्व करते हैं। पहला ऑप्शन क्या है 5/√4। 5/√4 इसको सॉल्व करो तो देखो क्या आ जाएगा 5/2 ही आ जाएगा जो कि p बाई क्यू के फॉर्म में है, और
पी बाई क्यू के फॉर्म में है और इसका जो क्यू है वो 0 के इक्वल नहीं है। चलिए ये ऑप्शन 1 था, ऑप्शन 2 को देखते हैं। √2/√8, मैं क्या करता हूँ, इनको एक कॉमन रूट में रख लेता हूँ। 2/8 इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 1/4 दैट इज इक्वल टू 1/2। ये भी पी बाई क्यू के फॉर्म में है और यहाँ का जो क्यू है 2 वो 0 के इक्वल नहीं है। वैसे ही मैं देख लेता हूँ अपने ऑप्शन सी को। ऑप्शन सी क्या कह रहा है, 6 + √5। एक चीज ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि जो 5 है ये एक इर्रेशनल नंबर है और हम लोग एक प्रॉपर्टी पढ़ रखे हैं कि इर्रेशनल नंबर में कोई भी रेशनल नंबर ऐड करते हैं तो वो हमेशा ही इर्रेशनल ही होगा। कोई भी नंबर ऐड करोगे तो वो हमेशा इर्रेशनल ही बनेगा। तो 6 + √5 एक इर्रेशनल नंबर है, समझ गए। तो ये ऑप्शन सी, यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन सी है वो सही ऑप्शन है। बट हम लोग एक बार लास्ट ऑप्शन को भी देख लेते हैं। लास्ट ऑप्शन क्या है, √64। √64 - √4। √64 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 8 और 4 को 2 लिख सकते हैं। तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो 6 आएगा, जो कि पी बाई क्यू के फॉर्म में है। ठीक है, आप इसको 6/1 लिख सकते हो। 6/1 वहां, यहाँ पे जो 1 है वो 0 के इक्वल नहीं है। तो ठीक है भाई, समझ में आ गया। ऑप्शन सी हम लोगों का करेक्ट ऑप्शन है। देखिए क्वेश्चन समझने का तरीका बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कर तो हर कोई लेता है, समय लगाते हैं, थोड़ी बहुत टाइम लगेगा, हो जाएगा क्वेश्चन। बट क्वेश्चन का अप्रोच अगर आप लोग एक बार समझ लिए, तरीका समझ लिए, तो आप लोगों को कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। भाई आपका नॉलेज तो कमाल का। ठीक है, और हाँ, ये जितना भी सॉल्यूशन मैं दे रहा हूं ये प्रॉपर पीडीएफ हम लोगों के टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को मिल जाएगी। तो जल्दी से जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए और ये पीडीएफ विद प्रॉपर सॉल्यूशन आप लोगों को वहां पे ड्रॉप कर दिया जाएगा। ओके, तो हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 एक असर्शन एंड रीजन का सवाल है। असर्शन रीजन आप लोग जान रहे होंगे कि इसमें एक असर्शन देता है, एक स्टेटमेंट देता है, उसका एक रीजन देता है। हम लोग को बताना है कि क्या दोनों सही है, क्या दोनों में से एक सही है या फिर दोनों नहीं सही है। ठीक है, तो जरा सा रीड करके देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। 2 स्टेटमेंट्स आर गिवन बिलो। यस, असर्शन एंड रीजन 2 स्टेटमेंट गिवन बिलो है। अब हम लोग को इसमें चूज करना है। देखो असर्शन क्या है, असर्शन कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM ऑफ 3 नंबर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ दोज नंबर। नहीं भाई, ऐसा तो कभी नहीं होता है, बिकॉज हम लोग तो पढ़ रखे हैं भैया कि दो नंबर्स का प्रोडक्ट जो होता है वो अपने LCM और HCF के बराबर होता है। पर यहाँ 3 नंबर्स के बारे में तो हम लोग कभी नहीं पढ़े, और हाँ इसलिए नहीं पढ़े हो बिकॉज ऐसा कुछ रूल ही नहीं होता है। ठीक है, तो असर्शन तो यहाँ पे असर्शन यहाँ पे फॉल्स है। अब रीजन भी देख लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ द HCF एंड LCM ऑफ 2 नंबर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ दोज नंबर। यस एग्जैक्टली, ये तो सही है, ये वाला स्टेटमेंट एकदम सही है। हम लोग पढ़ रखे हैं कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर यानी कि A इंटू B इज इक्वल टू HCF इंटू LCM ऑफ A एंड B। ठीक है, ये प्रॉपर्टी तो हम लोग पढ़ रखे हैं। तो क्या रीजन तो सही लग रहा है पर असर्शन गलत है। तो ऑप्शंस मैच करते हैं। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, नहीं, दोनों में से तो एक गलत है, रीजन गलत है, सॉरी असर्शन गलत है। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन 1 तो हट गया। ऑप्शन 2 देखते हैं। बोथ assertion and reason are true and reason is not the correct explanation of A। देखो ये दोनों ट्रू तो नहीं है, assertion तो गलत है, तो ऑप्शन 2 भी साइड हो जाएगा। assertion is false but reason is true, ये सही लग रहा है। चौथे ऑप्शन को देखते हैं। बोथ A and R false, नहीं, रीजन ट्रू है। तो ऑप्शन 3 जो हम लोगों का है ये एक करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो ऑप्शन 3 हम लोग का सही हो जाएगा। बिकॉज यार हम लोग ये प्रॉपर्टी पढ़ रखे हैं अपने इस चैप्टर में और ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, तो इसको नोट भी कर लेना अपनी कॉपी में। ठीक है, आई होप यार इतना तो अभी आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कि कॉम्पिटेंसी के क्वेश्चंस होते किस टाइप के हैं। बट ये तो बात थी 1 मार्कर्स या फिर MCQ या असर्शन रीजन की। बट हम लोग बढ़ते अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 4। और भैया क्वेश्चन नंबर 4 में यार ये क्या इतना बड़ा डायग्राम दिख रहा है, कैसे सॉल्व होगा? अरे बिल्कुल होगा यार, एकदम। देखो इसमें क्वेश्चन को रीड बस करो, केयरफुली रीड करो। Neither perform the division of 53/83 on a calculator whose result is shown below। यहाँ पे ना एक नीदा कोई लड़की है, वो सॉल्व कर रही है कैलकुलेटर पे कुछ डिवीजन जो कि है 53/83। अब इस कैलकुलेटर के अकॉर्डिंग इसमें जो वैल्यू आ रही है वो कुछ 0.683 ब्ला 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 ऐसे कुछ आ रहा है, जो कि अपने स्क्रीन एरिया से भी बाहर जा सकता है। ठीक है, इवन दो द क्वेश्चन हैज मोर डिजिट्स। अच्छा ठीक है, क्वेश्चन के पास ज्यादा डिजिट है, देन कैलकुलेटर डजंट डिस्प्ले इट्स ऑल ड्यू टू द लिमिट ऑफ डिस्प्ले एरिया। अब इसमें हम लोग को बताना इज द आउटपुट ऑफ डिवीजन रेशनल और इरेशनल। ये जो वैल्यू आई है 0.6899 ऐसे कुछ जो ये वाली वैल्यू आ रखी है, ये रेशनल है कि इरेशनल है? अब इसको समझने के लिए तुम लोग को मैं फिर बता रहा हूं कि रेशनल की प्रॉपर्टी जानना बहुत जरूरी होती है।
रेशनल की प्रॉपर्टी मैंने क्या समझा रखी है कि इट इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ, बताओ 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 जल्दी बताओ, p बाय q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। समझ गए? तो क्या यार यहाँ पे ये जो हम लोग का है ये p बाई क्यू के फॉर्म में है। हाँ भैया ये तो p बाई क्यू के फॉर्म में दिख रहा है। यहाँ पे p 53 है, q 83 है। और क्या 83 हम लोगों के 0 के इक्वल है? नहीं है। तो क्या यार ये हम लोगों का क्या शो कर रहा है? ये क्या इंडिकेट करने की कोशिश कर रहा है कि 53/83 हम लोगों का एक रेशनल नंबर है। और रेशनल नंबर को तुम लोग कभी भी सॉल्व करोगे फिर वो चाहे जो भी वैल्यू आए वो ऑलवेज अ रेशनल नंबर ही बनाएगा। ठीक है, तो मैं इसको डिवाइड कर दूं और कितना भी टर्मिनेटिंग वैल्यूज आती रहे बट वो हम लोगों का एक रेशनल नंबर ही होगा। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये जो कैलकुलेटर में वैल्यू दे रखी है ये एक रेशनल नंबर है। ठीक है, देखिए यहाँ पे आंसर भी है, राइट दैट आउटपुट इज अ रेशनल नंबर। यहाँ पे देख लो। ठीक है, और एग्जाम्पल सॉरी ये सोल्यूशन भी दे रखा है यहाँ पे, इसका एक्सप्लेनेशन p बाई क्यू के फॉर्म में q नॉट इक्वल टू 0 और वो एक रेशनल नंबर फॉर्म करता है। चलो हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 तो यार बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है यार, ये क्या चांद सितारा बना हुआ है इस पे ना। नहीं यार इसको रीड करो, देखो कितना इजी निकलता है। मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ इससे इजी क्वेश्चन इस पूरे सीरीज में नहीं होगा, देखना। इन द गिवन फिगर बिलो इनर सर्कल आर फिल्ड विद द प्राइम फैक्टर ऑफ द नंबर गिवन आउटर सर्किल। अच्छा, ये हम लोगों के कुछ आउटर सर्किल दे रखे हैं यहाँ पे और ये इनर सर्किल दिया हुआ है। अब इसमें क्या चीज ध्यान देने वाली बात है कि जो इनर सर्किल में नंबर रहेगा वो इन दोनों का प्राइम फैक्टर रहेगा। ठीक है, 133 का भी रहेगा, 35 का भी रहेगा। ऐसे ही ये जो नंबर है वो 35 का रहेगा और ये 25 का भी रहेगा। ठीक है, चलो देखो आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, आगे रीड आउट करो। ईच नंबर फ्रॉम 1 to 26, जो सारे नंबर हैं वो 1 से 26 के बीच में हैं और सारे नंबर एक अल्फाबेट कंटेन कर रहे हैं। लाइक 1 पोजीशन पे अल्फाबेट A है, 2 पोजीशन पे अल्फाबेट B है, 3 पोजीशन पे अल्फाबेट C है। ऐसे ही सिमिलरली Z पोजीशन पे अल्फाबेट नंबर 26 है। ठीक है, एंड सो ऑन, ऐसा ही। अब सो ऑन का मतलब Z से आगे नहीं जाना यार। स्टार्टिंग क्लॉकवाइज फ्रॉम एस्ट्रिक फाइंड द वर्ड फ्रॉम द नंबर इन विच द इनर सर्कल शो योर वर्क। शो योर वर्क, अपना वर्क दिखाओ। तो यार हम लोग को एस्ट्रिक से शुरू करना है और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हुए सारे नंबर्स को पता करना है और हर एक नंबर पे जो भी अल्फाबेट असाइंड है उसकी वैल्यू बताना। लाइक अगर 1 आता है तो 1 पे कौन सा अल्फाबेट असाइंड है? A असाइंड है। 2 पे अगर आता है तो 2 पे क्या असाइंड है? B असाइंड है। ऐसे ही हम लोगों को बताना है। तो यहाँ पे एस्ट्रिक पे कौन सा नंबर आ रहा है? 133 और 35 का ऐसा क्या नंबर बता दे जो यहाँ पे आ जाए? कॉमन फैक्टर निकाल लो यार। तो बताओ 35 से ऐसा कौन सा नंबर है जो 35 को भी डिविजिबल कर रहा है और 133 को भी डिवाइड कर सकता है? ऐसा सबसे कॉमन और सबसे छोटा सोचो सोचो सोचो। 7 लग रहा है, थोड़ी थोड़ी याद आ रहा है? नहीं। देखो यहाँ पे एक चीज समझो, जो कि 133 और 35 इन दोनों का प्राइम फैक्टर क्या है? 7। ठीक है, और यहाँ पे तो 7 आ गया। अब 35 और 25 का 35 और 25 इसका प्राइम फैक्टर क्या होगा? इसका प्राइम फैक्टर 5 होगा। ठीक है, इसका प्राइम फैक्टर 5 होगा। अब अगला नंबर हम लोगों का यहाँ पे 5 आ गया। 25 और 55, 25 और 55 का क्या होगा? 25 और 55 1 होगा? नहीं। 2 नहीं। 3 4 नहीं। क्या होगा? 5 ही आ रहा है ना पहले पे, प्राइम फैक्टर इसका भी 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो 2 नंबर तो सेम आ गया, 5 5। अब यहाँ पे हम लोग को बताना है 209 और 55 का। ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है बट एक्चुअली है नहीं जब सॉल्व करोगे तो। क्या है नंबर हम लोगों के पास? 55 और 209, 55 और 209। इसको बताओ कैसे करना है। एक चीज समझो, क्या 55 को 4 डिवाइड कर पाएगा? नहीं। 3 कर पाएगा? नहीं। 7 कर पाएगा? नहीं यार, कोई नंबर नहीं कर पाएगा। क्या 11 कर लेगा? हाँ 11 तो कर लेगा। तो चेक करो क्या 11 209 को भी कर लेगा? ऑब्वियसली कर लेगा। तो ठीक है, यहाँ पे जो प्राइम फैक्टर आ जाएगा वो 11 आ जाएगा। और ऐसे ही हम लोगों को बताना है यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा। यहाँ 11 आ गया। 133 और 209, 209 और 133, इस पे क्या नंबर आएगा? सोचो। 209 और 133 कुछ 19 के टेबल में आ रहा है? हाँ आ रहा है। तो इसका आंसर 19 आ जाएगा जो दोनों का प्राइम फैक्टर है। ठीक है, 19 देखो 209 को भी डिवाइड कर रहा है और 133 को भी कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि हम लोगों ने तो नंबर तो फाइंड कर लिए 7 5 5 11 19, पर अब हम लोगों को क्या आगे कहा है? आगे कहा है कि नंबर के साथ जो अल्फाबेट असाइंड है उनको मिला के एक नंबर क्या बनता है। हम लोगों को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना था,
तो हम लोगों को किस डायरेक्शन में जाना है, 7, 5, 5, 11 और 19। ठीक है, हम लोगों को इस नंबर पे जाना है। तो 7 के साथ कौन सा अल्फाबेट आएगा, यहां समझो, इधर देखो, मैं सारे अल्फाबेट्स को लिख लेता हूँ, A B C D E F G H I J K L M और N यहां से शुरू करता हूँ, N O P Q R S T U V W X Y Z। क्या यार भैया आप ABCD सिखा रहे हो यार, मैं सिखा नहीं रहा हूँ, ये बता मैं बेसिक बता रहा हूँ कि क्वेश्चंस का अप्रोच कैसे करना है। ठीक है, अब इनके साथ जो नंबर्स असाइंड है वो मैं लिख देता हूँ। A के साथ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 एंड 26। ठीक है, यहां तक हम लोग सॉल्व कर लिए हैं। अब हम लोगों को देखना है 7th वाले पोजीशन पे कौन सा अल्फाबेट आ रहा है। 7th पोजीशन ये दिख रहा है, 7th पोजीशन पे G आ रहा है तो यहाँ पे G लिख दो। 5th पोजीशन पे कौन सा अल्फाबेट आ रहा है, 5th पोजीशन E आ रहा है तो यहाँ पे E लिख दो। देखो सिमिलरली यहाँ पे भी 5 है तो यहाँ पे भी E लिख दो। 11th पोजीशन पे K आ रहा है तो यहाँ पे K लिख दो। 19th पे देखो 17, 18, 19 पे S आ रहा है तो हम लोगों के सामने क्या नंबर क्या अल्फाबेट बन के आ गया, कौन सा वर्ड, गीक्स, GEEKS। ठीक है, तो यही हम लोगों का फाइनल आंसर है, तुम लोगों को यही चीज दिखाना था। ठीक है, तो देखो इसका आंसर भी यहाँ पे दिया होगा 7, 5, 9, 11, 19 और इसके सामने जो हम लोगों का अल्फाबेट वर्ड बन के आया है वो है गीक्स। ठीक है, ये देखो कितना इजी क्वेश्चन था यार, ये मैंने क्या कहा था कि इससे ज्यादा आसान और हलवा क्वेश्चन नहीं होगा इस पूरे सीरीज में। और कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था ना, मजा आई थी नहीं इसको सॉल्व करने में। ठीक है, तो हम लोग यार अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि है केस स्टडी वाला क्वेश्चन। और क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है हम लोगों के पास, देखो रीड करो इसको। मुंबई ब्रांच डिवाइडेड द स्टूडेंट सिलेक्टेड फ्रॉम द इंटर स्टेट मॉडल मेकिंग कॉम्पिटिशन। अच्छा देखो, मुंबई ब्रांच में कुछ चीजें डिवाइड है, कुछ स्टेट्स ब्रांचेस डिवाइड हैं और उसमें से भी कुछ स्टूडेंट सिलेक्टेड है जो कि किस लिए सिलेक्ट है, इंटर स्टेट मॉडल मेकिंग कॉम्पिटिशन। कोई मॉडल मेकिंग कॉम्पिटिशन के लिए ये सारे स्टूडेंट सिलेक्टेड है। इनटू द ग्रुप ऑफ 12 स्टूडेंट्स, पुणे इनटू द ग्रुप ऑफ 10 स्टूडेंट एंड नागपुर। अच्छा ठीक है, मुंबई से 12 स्टूडेंट, पुणे से 10 स्टूडेंट और नागपुर से 15 स्टूडेंट सिलेक्टेड हैं। ठीक है, मुंबई से 12, पुणे से 10 और नागपुर से 15। और हम लोगों को यहाँ पे बताना हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर सिलेक्टेड फ्रॉम ईच ब्रांच। ओके, सारे ब्रांच से कितने स्टूडेंट सिलेक्ट हैं। तो यार पहले क्वेश्चन को हम लोग डील करते हैं। पहला क्वेश्चन, अब हम लोगों को अगर सभी ब्रांच से कॉमन स्टूडेंट पता करना है तो हम लोग क्या फाइंड करेंगे, ये तो पता ही होगा ना, LCM। तो हम लोगों के पास कितने स्टूडेंट थे, 12 फ्रॉम मुंबई, 10 फ्रॉम पुणे एंड 15 फ्रॉम नागपुर। तो 12 का यार वो फैक्टर निकालो, क्या आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3। वैसे ही 10 का भी निकालो, क्या आ जाएगा, 2 इंटू 5। सिमिलरली 15 का भी निकालो, क्या आएगा, 3 इंटू 5, एक सेकेंड, 3 इंटू 5। अब इसका ओवरऑल LCM कितना आएगा, LCM पता करो, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 क्या आ जाएगा, 60। ये हम लोगों के सामने आंसर है। ठीक है, तो ये कॉमन स्टूडेंट्स है 60। ठीक है, ये हम लोगों के पास 60 स्टूडेंट्स हैं जिस वजह से कि कुछ सेट ऑफ स्टूडेंट सिलेक्टेड हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या है, देखो पहले का आंसर जो आया है वो है 60। ठीक है, हाउ मेनी मॉडल्स वर सबमिटेड बाय द इंडिविजुअल ब्रांच एंड ऑल ऑफ द ब्रांच टुगेदर शो योर वर्क। इंडिविजुअल और ऑल ब्रांचेस से कितने मॉडल सिलेक्टेड हैं। तो देखो अगर 60 ओवरऑल है, देखो मैं अगर कहता हूँ कि हम लोगों के पास 60 एप्पल हैं और कुछ सेट ऑफ स्टूडेंट्स है, तो उनके पास बताओ कितने पर स्टूडेंट में एप्पल जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, सभी स्टूडेंट्स में डिवाइड कर देंगे। तो सिमिलरली यहाँ पे भी हम लोगों को बस यही चीज़ पता करना है कि इस 60 जो सेट निकला हम लोगों का, इसमें से पर मॉडल, पर स्टूडेंट्स के पास कितने मॉडल है। देखो इंडिविजुअल मतलब हर एक ब्रांच से कितने सेट ऑफ मॉडल्स सबमिटेड हैं, तो यही चीज़ पता करना है। तो हम लोग ये कैसे पता करेंगे, सिंपल है, पहले मुंबई का देखते हैं। मुंबई से 12 स्टूडेंट्स ने सिलेक्ट किया था, तो 60/12, तो इससे हम लोग को इंडिविजुअल पता चल जाएगा कितने, 5। वैसे ही पुणे से कितने लोगों ने, 60 में से कितने लोगों ने सबमिट किया है,
कितने स्टूडेंट्स ने, 10 ने। इंडिविजुअल देखो, इंडिविजुअल कितना आ जाएगा, 6, ठीक है। वैसे ही नागपुर से 60 में से 15 स्टूडेंट्स ने मॉडल सेलेक्ट किया है, तो एक स्टूडेंट कितना किया है, 4, ठीक है। सॉल्व कर लिए, देखो इंडिविजुअल निकल गया, जो कि उसने बोला था इंडिविजुअल भी बताना है और कॉमन भी बताना है, मतलब टोटल बताना है। तो टोटल कितना आ जाएगा, 5 + 6 + 4 कितना आ जाएगा, 6, 10, 15। ये हम लोगों का टोटल है, ठीक है। यही हम लोगों को इस पूरे क्वेश्चन में बताना था, जो कि हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है, ठीक है। तो यार बस यही कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस थे हमारे सामने। देखो यहाँ सॉल्यूशन दिया हुआ है, 12 का एलसीएम है, 10 का 15 का फैक्टर है, एलसीएम कॉमन कितना आ जाएगा, 60। तो 60 स्टूडेंट वर सिलेक्टेड फ्रॉम ईच ब्रांच, हर एक ब्रांच से 60 स्टूडेंट सिलेक्टेड है। और दूसरे क्वेश्चन में हम लोग को क्या बताना था, इंडिविजुअल मॉडल्स कितने स्टूडेंट ने सिलेक्ट किया है। मुंबई से 5, मतलब एक स्टूडेंट ने 5 मॉडल, पुणे से एक स्टूडेंट ने 6 मॉडल, नागपुर से एक स्टूडेंट ने 4 मॉडल। तो यहाँ पे फाइंड द टोटल नंबर ऑफ द मॉडल सबमिटेड, 15, ठीक है। समझ गए, कितना इजी क्वेश्चन था यार। इसी के साथ यार हम लोगों ने अपने रियल नंबर के जितने भी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस थे इसको सॉल्व कर लिया है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बट हमें यहाँ पर रुकना नहीं है, क्योंकि हमें करने हैं टोटल 101 कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस कंप्लीट साथ मिलके। और इसीलिए अगली वीडियो में आने वाले चैप्टर्स के क्वेश्चंस रहेंगे, वो वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और ये तो चैप्टर वाइज हम कर रहे हैं, बट पूरा एक पेपर क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत जरूरी है, यानी सैंपल पेपर सॉल्व करना बहुत जरूरी है, वो भी ऐरा गहरा नहीं। ऐसे सैंपल पेपर अपनी स्क्रीन पे देखो जो बेस्ड हैं सीबीएसई के लेटेस्ट पैटर्न पे। साइड में तुम्हें मिल जाते हैं चैप्टर बॉक्स, जहां पे टिक मार्क कर सकते हो कौन से चैप्टर का क्वेश्चन तुमसे हो रहा है, कौन से चैप्टर का नहीं हो रहा है। ऐसे 18+ सैंपल पेपर्स मिलते हैं बेस्ड ऑन लेटेस्ट पैटर्न, और एक सैंपल पेपर के मिल जाएंगे तुम्हें वीडियो सॉल्यूशंस। और वो मैंने नहीं सॉल्व करवाए हैं, किसी और टीचर ने नहीं करवाए हैं, इंस्टेड वो वीडियो सॉल्यूशन बनाए हैं लास्ट ईयर के सीबीएसई टॉपर्स ने। ये सब कुछ तुम्हें कहां पर मिलेगा, एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव बैच फॉर क्लास 10th विद द नेम 99% सैंपल पेपर्स, जहां 18+ सैंपल पेपर्स, वीडियो सॉल्यूशंस, टॉपर शीट्स और 30+ रिवीजन शीट्स मिल जाती है बहुत ही नॉमिनल प्राइस पे। कहां एक्सेस कर सकते हो, पढ़लक्ष्य ऐप इंस्टॉल कर लो, वहां मिल जाएगी ये बैच, या फिर वेबसाइट पढ़लक्ष्य.com पर भी ये बैच मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंड एक चीज याद रखना कि ये सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट होगी तुम्हारी क्लास 10th के लिए इस साल। तो बस जाके ये बैच एक बार चेक जरूर करना एंड नोटिफिकेशन छेड़ देना कि अगली कोई वीडियो मिस ना हो, क्योंकि हम इस चैनल पर साथ मिलके करने वाले हैं इस साल 10th स्वाहा। लव यू ऑल, नोटिफिकेशन छेड़ दो एंड जा पढ़ ले।